Hello dear students, how are you all? Hope you all are good. Today we will read our fifth chapter in geography and this is industries. So let's start the chapter. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? आपको पता है, आपने कभी सोचा है कि जो नोटबुक जिसमें आप लिखते हो वो एक काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद मैन्युफैक्चर होने के बाद आपके यूज़ के लिए आपके सामने आती है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ अ ट्री और इसकी जो लाइफ है वो एक ट्री का पार्ट के रूप में स्टार्ट होती है। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। जो ट्री होते हैं उनको कट डाउन किया जाता है, जिनसे पेपर बनाते हैं उन ट्रीज़ को कट डाउन किया जाता है। देन उनको जहाँ मिल के अंदर उनसे पल्प बनाया जाता है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके लेके जाया जाता है। There the wood of the trees was processed and converted into wood pulp और वहाँ पर इस wood को जो trees से हम लोगों को provide होती है उसको wood pulp में convert किया जाता है। The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines और इस wood pulp के साथ बहुत सारे chemicals को mix किया जाता है। Then तब जाके ये वुड पल्प जिसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं ये मशीनों के द्वारा इससे पेपर में इसको चेंज किया जाता है मशीन्स के थ्रू। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। इसके बाद इस पेपर को प्रेस के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर जो केमिकल से बनी इंक होती है उनका यूज़ किया जाता है और इनके ऊपर लाइंस को प्रिंट किया जाता है पेजेस के ऊपर। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक और तब उन पेजेस को एक नोटबुक की फॉर्म में बाउंड किया जाता है, पैक किया जाता है। देन उनको मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स, तब उसके बाद ये आपके हाथों में आती है। इट मीन्स एक लंबी प्रोसेस होती है वुड से वुड पल्प से बहुत सारे केमिकल्स मिल के उससे मशीन्स के थ्रू से पेपर बनता है। देन पेपर को प्रेस में ले जाके केमिकल से बनी इंक से उस पर लाइंस बनती है। देन उस जो पेपर की फॉर्म में जो होते हैं उनको एक नोटबुक की फॉर्म दी जाती है, फिर उनको पैक किया जाता है, फिर उनको मार्केट में सेल किया जाता है, तब आपके हाथों में एक नोटबुक रेडी होके आती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट फॉर मोर वैल्यू टू पीपल। जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, लास्ट जो हमारा जो लास्ट पीरियड था उसमें हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ इट मीन्स एग्रीकल्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ होती है वो का काम होता है रॉ मटेरियल को एक फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर देना और वो पीपल के सामने जब लोगों के पास जाता है तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक। आपने अभी देखा ना कि पल्प से कैसे एक पेपर बना और पेपर एक नोटबुक में चेंज हो गया। दीज प्रेजेंट्स द टू स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये आपके सामने दो स्टेजेस को मैन्युफैक्चर प्रोसेस की रिप्रेजेंट करता है। द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन have had value added to them at each stage of the manufacturing processes। जो पेपर बनना पल्प से या फिर कपड़ा बनना कॉटन से, ये दोनों ही वैल्यू रखते हैं अपने आप में। मैन्युफैक्चर की प्रोसेस में बहुत सारी स्टेज से होके गुजरना पड़ता है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटीरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। इट मीन्स जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, दैट हैव मोर वैल्यू इन द कंपैरिजन ऑफ रॉ मटेरियल। Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services। इंडस्ट्री से मतलब है कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है यानी कि सामान का उत्पादन होता है, माइंस से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और या फिर सर्विसेज की प्रोविज़न, ये इंडस्ट्री से रेफर करती है। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कॉयल माइनिंग इंडस्ट्री, इट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉयल। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर।
इट मीन्स जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है, कॉयल माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर कॉयल का एक्सट्रैक्शन होता है, और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें एक तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो भी एक इंडस्ट्री में ही आती है। नाउ वी विल रीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। Industries can be classified on the basis of raw material, size and ownership. जो इंडस्ट्रीज़ का जो क्लासिफिकेशन है, इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया गया है रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के बेस पर। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द रॉ मटेरियल्स। Industry may be agro-based, mineral-based, marine-based and forest-based depending on the type of raw material they use. जो इंडस्ट्री होती है वो एग्रो-बेस्ड, इट मीन्स जिसमें एग्रीकल्चर से जो हमें चीज़ें मिलती है एनिमल से या फिर जो हम क्रॉप्स उगाते हैं उस पर जो बेस होती है वो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री होती है। जिस इंडस्ट्री के अंदर मिनरल्स यूज़ होते हैं वो मिनरल-बेस्ड इंडस्ट्री होती है। मराइन-बेस्ड इट मीन्स जहाँ से जो सी ऑसेंस जो मराइन एनिमल्स या फिर मराइन समुद्र से मिलने वाली चीज़ों पे बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है वो मराइन इंडस्ट्री होती है। और इट मीन्स इसके अलावा जो फॉरेस्ट बेस से मिलते हैं, जो फॉरेस्ट में उगने वाले ट्रीज से जो चीज़ें हमें मिलती है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। इट मीन्स ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री में यूज़ किया गया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल्स food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industries are example of agro based industry. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज जैसे कि इसमें मिनरल्स ओर्स यूज़ होती हैं रॉ मटेरियल के रूप में। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्रीज़, जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के उन पे दूसरी इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती है। आयरन, जो आयरन ओर से बनता है ये प्रोडक्ट होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ये एक रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हैवी जो मशीनरी होती है, बिल्डिंग्स में जो मटेरियल यूज़ होता है, या फिर जो रेलवे कोचेज़ होते हैं। मराइन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी और ओशंस एज रॉ मटेरियल। जो मराइन बेस्ड इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो हमें सी और ओशन से जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उनसे प्रोडक्ट बनते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस होती है सी फूड की और मैन्युफैक्चर होता है फिश ऑयल वगैरह, ये सब एग्जाम्पल है मराइन बेस्ड इंडस्ट्री के। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जो यूटिलाइज है फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स जो यूटिलाइज होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री उन पर डिपेंड करती है। ये इंडस्ट्री एसोसिएटेड होती है फॉरेस्ट से मिलने वाले पल्प, जिससे कि पेपर बनता है, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जिसमें मेडिसिन्स बनती है, फर्नीचर्स, वुड जो हमें वुड मिलती है उससे जो फर्नीचर्स हम लोग बनाते हैं, मतलब इट मीन्स जो आर्टिशंस होते हैं वो बनाते हैं, और बिल्डिंग्स के बनने में भी वुड का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज साइज़। ये तो हमारा रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल पे बेस होती है इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन किया गया। सेकंड नंबर इज साइज। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। ये रेफर करता है कि कितनी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट की गई है उस प्रोडक्ट को बनाने में। दूसरा, कितने पीपल काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में। और तीसरा कि जो प्रोडक्शन है वो कितना है, कितनी तादाद में चीज़ें बननी है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। साइज के बेस पे इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिशंस। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय हैंड प्रोड्यूस किया जाता है या फिर आर्टिशंस उनको बनाते हैं। बास्केट्स, वीविंग, पॉटरी एंड द अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। यानी कि टोकरियाँ बनाना या फिर बर्तन बनाना या ये सब है हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, हैंडीक्राफ्ट में आपके एग्जाम्पल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उनके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़ी संख्या में चीज़ें बनाई जाती है, इसलिए उसमें जो अमाउंट लगाया जाता है इट मीन्स जो कैपिटल होता है, जो अमाउंट लगाया जाता है वो ज़्यादा लगाया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में।
इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इन सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और जो इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल का वो भी ज़्यादा होता है और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया जाता है जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर लार्ज स्केल पर बहुत बड़े पैमाने पर किन्हीं भी चीज़ों का या गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये दोनों ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और बड़े बड़े जो हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके, और जो हैवी मशीनरी होती है वो सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आते हैं। थर्ड वन इज़ ओनरशिप। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। जो इंडस्ट्री होती है उसको इन सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में या स्टेट ऑन में या पब्लिक सेक्टर में या फिर जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये ऑन की जाती है, ऑपरेट की जाती है बाय एनी इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती है और गवर्नमेंट ही उनकी ऑनर होती है। लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज़ government owned industry. Steel Authority of India Limited is also a government owned industry. Joint sector industries are owned and operated by the state and the individual or a group of individuals. Maruti Udyog Limited is an example of joint sector industry. Cooperative sector industries are owned and operated by the producer and supplier of raw material, workers or both. जो cooperative sector industries होती है वो owned की जाती है ऑपरेटर के द्वारा, जो प्रोड्यूसर होता है या फिर जो सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के, या फिर वर्कर जो उसमें काम करने वाले होते हैं, इनके द्वारा। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। आनंद मिल्क यूनियन यानी कि अमूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अमूल बोलते हैं, और सुधा डेयरी, ये दोनों ही सक्सेस स्टोरी हैं कोऑपरेटिव वेंचर की, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर की। आर नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। It means which are the factors who affects the location of any industry. The factors affecting the location of industry are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. These are the factors who affect the location of industry. It means ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, ये अफेक्ट करता है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। किसी भी इंडस्ट्री को वहाँ सेटअप किया जाता है जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड incentives like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward area. कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड कराती है पावर की सप्लाई, लोअर कॉस्ट पे ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पर भी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटी। जो कि औद्योगिकरण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ये डेवलपमेंट और ग्रोथ में किसी भी टाउन या सिटी की हेल्प करता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम। नाउ we will read what is industrial system. An industrial system consists of inputs, processes and output. जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है वो 3 चीज़ों पर चलता है। फर्स्ट इनपुट, इट मीन्स आपने कितनी लागत लगाई है किसी गुड को के प्रोडक्शन में। सेकंड, क्या प्रोसेस यूज़ किया है, और थर्ड, आपको क्या आउटपुट मिला है, उस इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिला है। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल। इनपुट होते हैं हमारे रॉ मटेरियल, लेबर और जो कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। जो प्रोसेस होती है उसमें रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में उसको चेंज किया जाता है। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट, और जो आउटपुट होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है, और जो इनकम होती है इसी आउटपुट से अर्न की जाती है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट cost. The processes include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. जो प्रोसेस होती है उसमें गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग, ये सारी प्रोसेस आती है। जो आउटपुट
होती है जब हम कहीं से जैसे हम कॉटन को लेके गए एक मिल के अंदर, वहाँ पे लेबर का यूज़ हुआ, फैक्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको लेके गए, वो प्रोसेस हुई, हमने उस कॉटन को ख़रीदने में, उसको मिल के अंदर ले जाने में जो अपना लागत लगाई वो हमारा इनपुट हुआ, और देन जब ये स्पिनिंग, गिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में, एक शर्ट के रूप में जो हमने पहनी, वो हमारा आउटपुट हुआ, जो हमें मिली पहनने के लिए, वो आउटपुट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स मीन्स वो जगह जहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। इंडस्ट्रियल रीजन एमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के पास होती है और वो बेनिफिट्स को शेयर करती है जो उनके पास होने से उनको होते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ये सारे सबसे ज़्यादा जो बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं दुनिया के, वो हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. Major industrial region tend to be located in the temperate areas near seaports, especially near coal fields. जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो लोकेट किए जाते हैं टेम्परेट एरियाज़ में, और इसके साथ साथ सी पोर्ट्स भी वहाँ नियर बाई, वहाँ पे पास में हो, और इसके साथ साथ वहाँ पे कोयल फील्ड्स भी स्पेशली मिले. इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स. इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर के अंदर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, और इसके अलावा अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापत्तनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन्स, ये सब इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के. और इसके अलावा कोल्लम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सब इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के अंदर भी. और नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल डिजास्टर. What is industrial disaster? What do you know about industrial disaster? In industries, accidents, or disaster mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. इंडस्ट्री के अंदर कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है और वो होती हैं टेक्निकल फेलियर, या फिर जब इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क किया जाता है या कोई ख़राब मटेरियल यूज़ किया जाता है तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या डिज़ास्टर हो जाते हैं. वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन 3 December 1984 अराउंड 1:30 AM. It was a technical accident in which highly poisonous methyl isonate यानी कि MIC gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticides factory of Union Carbide. सबसे जो बुरा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था, जो अपने टाइम का सबसे बुरा डिज़ास्टर माना जाता है, वो भोपाल में, इट मीन्स MP के अंदर भोपाल में 3 December 1984 को सुबह के लगभग 12:30 के आसपास, यानी कि मॉर्निंग में, जब 12 के बाद 30 मिनट्स गुजरे थे उसके बाद हुआ था. ये एक टेक्निकल एक्सीडेंट था और इसके एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जो पॉइजनियस गैस होती है मिथिल आइसोनाइट, ये गैस हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और बहुत सारी गैसेस के साथ रिएक्शन की वजह से इसका प्रोडक्ट हुआ था और लीक हुई थी ये गैस पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री के बाहर. जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसके बाहर ये गैस लीक हो गई थी. द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3,598 इन 1989. 1989 तक लगभग 3,598 लोगों की इससे डेथ हो गई. थाउजेंड्स ऐसे लोग थे जो सर्वाइव कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे किसी ना किसी एलिमेंट्स के, जो लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, इस तरह की बहुत सारी जो बीमारियां होती है, डिसीज़ होती है, उनको फेस कर रहे थे इस टाइम में लोग. दूसरे जो अनदर एक्सीडेंट था वो था 23 December 2005 में ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ क्वा चोंगिंग चाइना. 243 पीपल इसमें डाइड हुए थे, 9,000 पीपल इंजर्ड हुए थे और 64,000
एवोकेटेड हुए थे। मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि अनेबल हो गए थे दौड़ने में, वो धमाके की वजह से दौड़ नहीं पाए थे। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न टू देयर आइज, और जो लोग अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल पाए, नहीं भाग पाए वहाँ से, उन्होंने उनकी आंखें जल गई, उनकी स्किन जल गई और उनके लंग्स में वो खतरनाक गैसेस फिल हो गई, भर गई। आर नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस तरह के जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर होते हैं, कभी कभी केयरलेसनेस की वजह से या फिर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इस तरह के डिजास्टर्स हो जाते हैं। और इंडिया के अंदर जो 3 दिसंबर 1984 में भोपाल के अंदर हुआ था, दैट वाज अ वेरी रोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। आर नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, कि मेजर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दीज आर द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज, वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन एमर्जिंग इंडस्ट्रीज। आयरन, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नई इंडस्ट्री है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रसिया। यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर इंडिया में हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जो मेजर हब्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के, वो है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मेजर हब्स माने जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Like other industries, iron and steel industries too comprises various inputs, processes and outputs. दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, उस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत सारा इनपुट लगाया जाता है, प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री whose products are used as raw material for other industries। ये एक फीडर इंडस्ट्री है, इसके अंदर से जो रॉ मटेरियल मिलता है उसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, इसमें जो इनपुट लगता है वो रॉ मटेरियल के रूप में लगता है, जैसे कि आयरन ओर, कॉयल, लाइमस्टोन। इसके अलावा बहुत सारा लेबर, साइट कहाँ पे की इंडस्ट्री को खड़ा किया है, और बहुत सारा जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने की आयरन और को स्टील के अंदर, उसमें बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। द रॉ मटेरियल इज़ पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। जो रॉ मटेरियल होता है उसको बड़ी बड़ी जो फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ होती है, उनमें रखा जाता है, उसको स्मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। देन इसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील, और जो आउटपुट निकल के आता है वो हमें स्टील मिलती है, जिसका दूसरी इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड। स्टील टफ होती है लेकिन इसको आसानी से किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है, काटा जा सकता है और इससे वायर के रूप में भी इसको बदला जा सकता है। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकेल एंड कॉपर। कुछ अलग दूसरी चीज़ों को, कुछ दूसरे मिनरल्स को, मटेरियल्स को मिला के, अलग छोटे छोटे अमाउंट में मिला के एक अलग तरह का मेटल यूज़ किया बनाया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम को मिला लिया इसमें, निकेल को, कॉपर को। अलॉय गिव अस स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, और अलॉय के बाद यानी कि दूसरी चीज़ों को मिलाने के बाद जो हमें स्टील मिलती है वो हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है, और उसकी जो रस्ट को रेसिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इन स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन बोला जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो आयरन या स्टील की बनी होती है। टूल्स, मशीनरी, सारी जो भी मेटल्स होते हैं, हमारे शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक, ऑटोज़, एवरीथिंग, दीज थिंग्स आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। इवन द सेफ्टी पिन जिसका हम घर में यूज़ करते हैं, नीडल जिसका हम यूज़ करते हैं, वो भी स्टील से बने होते हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। जो ऑयल के जो वेल्स होते हैं उनसे जो ऑयल बाहर निकाला जाता है वो भी स्टील मशीन के द्वारा ही निकाला जाता है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील की पाइपलाइन ही ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है। मिनरल्स आर माइंड फ्रॉम विद स्टील इक्विपमेंट। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर स्टील के फ्रेमवर्क का ही यूज़ किया जाता है।
Before 18th AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply, running water were easily available. 18वीं शताब्दी से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री को वहाँ लोकेट किया जाता था जहाँ पे रॉ मटेरियल, लाइट की सप्लाई और बहता हुआ पानी इजीली अवेलेबल हो। बाद में आइडियल लोकेशन को ढूंढ कर वहाँ पे इस इंडस्ट्री को, जैसे कि कोयल फील्ड के पास, किसी कैनाल के पास या रेलवे लाइंस जहाँ पे है वहाँ पे इसको सेटअप किया जाता था। बाद में 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था, बिगिन कर दिया था लोकेट करना बड़े एरिया में, फ्लैट लैंड के जो सी के पास हो, किसी सी पोर्ट के पास हो। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम जो स्टील का वर्क था वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता था और जो आयरन ओर थी वहाँ तक उसको इम्पोर्ट कर इन समुद्रों के द्वारा यानी कि बड़े शिप्स के द्वारा ही इसको इम्पोर्ट करके लाया जाता था। इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग advantages of raw materials, cheap labor, transport and market. All the important steel product centers, यहाँ पर जो स्टील प्रोडक्ट सेंटर्स हैं इंपॉर्टेंट वो हैं भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ये सब ऐसे जगह पर रीजन्स हैं, ये सारे 4 स्टेट्स के अंदर ये रीजन्स हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर। भद्रावती, विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश, सेलम इन तमिलनाडु, ये दूसरे इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं जहाँ पर लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके इंडस्ट्री खड़ी की गई है। इंडिया के अंदर स्टील का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होके 1 मिलियन टन से 1947 में ये 1 मिलियन टन था, अब ये 30 मिलियन टन हो गया 2002 तक। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज जमशेदपुर एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।